जय हिंद अगे फौजियों। तो चलो दोपहर के 1 बज रहे हैं और रोज़ दोपहर 1 बजे हम लोग जो है नर्सिंग असिस्टेंट का, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का मॉडल स्टेट पेपर लगाते हैं। समय बहुत नज़दीक है आप सभी के नर्सिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, और आप सभी को नर्सिंग असिस्टेंट बनाने की तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ, आप भी लगे हुए हो। बिल्कुल आप सब नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम निकालोगे। इस बार सारे लोग नर्सिंग असिस्टेंट का परीक्षा पास कर रहे हैं और सभी को जो है देखो ये वर्दी मिलकर रहेगी, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसा पेपर देखने को मिलेगा जो आपका 26 फरवरी को एग्ज़ाम है उसमें भी, और जो 17 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है उसमें भी कोई अंतर नहीं रहेगा। तो चलिए ध्यान में रखेंगे अपना पैटर्न सबको मालूम है। जीके 10 सवाल, मैथ 5, फिजिक्स 5, बायोलॉजी 5, केमिस्ट्री 15, बायोलॉजी 15, केमिस्ट्री 15, टोटल 50 सवाल होता है। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, ठीक है। जितना भी लोग को सिलेक्शन चाहिए सब लोग जो देखो 35 से 40 सवाल के बीच में बनाने का कोशिश करना। आपका सिलेक्शन 100% फाइनल है इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट में, परमानेंट ज्वाइन कर लोगे इतना सही कर दिए तो, ठीक है। सभी लोग इसके बीच में रखोगे, 50 में से सही होना चाहिए, इतना का मार्क्स सही में से आना चाहिए, ठीक है। इसमें एक भी गलत नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। जरा एक एक बार सभी लोग शेयर कर दो अपने हर एक दोस्त तक, जल्दी सभी लोग पहुंचा दो हर एक दोस्त तक, हर एक ग्रुप में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। इसके साथ साथ सभी लोग जरा एक एक बार लाइक कर देंगे क्लास को, और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जो है जरूर सेट कर लेना। तो चलिए क्लास को, सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। सभी को जो इस क्लास का पीडीएफ है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो आपके सामने आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष, 6 वर्ष। अगला देखो दिया हुआ है यहाँ पर आपका 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 5.5 वर्ष। उपराष्ट्रपति की जो कार्यकाल है इसकी अवधि कितने वर्षों की होती है? जल्दी से जो है सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे। तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की जो अवधि है सबको जानते हो, ऑप्शन सी 5 वर्ष होती है। ये और किसकी किसकी होती है तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति, इनके साथ साथ देखो प्रधानमंत्री, और फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इन सब की 5 वर्षीय होती है, ठीक है। चलिए चलेंगे अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। हु इज द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया? वी.डी. सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, रफिया जकारिया या फिर लाला लाजपत राय? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब सबको देने की कोशिश करना और बताना इस सवाल का सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही जो है सभी लोगों का जवाब यहाँ पर आना चाहिए। तो ध्यान में रखेंगे कि कल से जो नर्सिंग असिस्टेंट की क्लास है वो दोपहर 1 बजे आएगी, ठीक है। सबको नोट कर लोगे, जो नर्सिंग असिस्टेंट की क्लास है कल से वो दोपहर 1 बजे आएगी। और फिर जो शाम 7 बजे की क्लास है इस टाइम आर्मी जीडी एंड आर्मी ट्रेडमैन की क्लास आएगी। तो रूटीन याद रखिएगा नर्सिंग असिस्टेंट वाले जितने भी लोग हैं, रोज दोपहर 1 बजे आपकी अब नर्सिंग असिस्टेंट की क्लास आएगी और रोज शाम 7 बजे जीडी एंड ट्रेडमैन की क्लास आएगी, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक याद रखना है ये है, देखिए लाला लाजपत राय। डी वाले सही हैं, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अगला सवाल दिया हुआ है कि भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में या फिर मणिपुर में? भारत का वह कौन सा भाग है जहां पर बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस भाग में जो है बंबू नृत्य किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश करोगे सबको और बताओगे भारत के किस भाग में जो है बंबू नृत्य होता है। तो जो बंबू नृत्य है यह देखिए आपका मेघालय में होता है। बी वाले सही है, बी वालों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या दिया हुआ है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला हुआ है। अगला सवाल है आपका कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द लोनार लेक लोकेटेड? उड़ीसा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तराखंड में? जो लोनार झील है ये किस राज्य में स्थित है? जो लोनार झील है ये कौन सा राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर सबको ही कीजिएगा। लोनार झील जो है ये कौन सा राज्य में स्थित है? तो जो लोनार झील है याद रखना है सबको, यह देखो महाराष्ट्र में है। ये जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या देखो दिया गया है आपको कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, चंद्रमा कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं या फिर पुच्छल तारा कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उनको क्या बोलते हैं? चलिए जल्दी से सबको अपना अपना जवाब दीजिएगा।
सूर्य का चारों ओर घूमने वाला पूछा है कि सूर्य का चारों ओर जो है कौन सा खगोलीय पिंड घूमता है। तो देखिए सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। बाकी चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है, नोट कीजिएगा अगर पूछेगा तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और जो उपग्रह है ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं उपग्रह प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है और सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह घूमते हैं, ठीक है, हो गया सबका। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा, क्या बोलते हैं। जो भारतीय संसद का ऊपरी सदन है इसको किस नाम से जानते हैं। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब जो है सब लोग को यहाँ पर देना और बताना है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को जो है किस नाम से जानते हैं, सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब जो है सब लोग का यहाँ पे आना चाहिए। तो भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है याद रखिएगा, यह देखिए राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा ऊपरी सदन। और जो लोकसभा है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, ये देखो निचली सदन कहलाता है, ठीक है, हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, देखो आपका अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से वह कौन सा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सबको जवाब देना। निम्न में से वह कौन सा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल देखो सबसे कम होता है। तो वह महाद्वीप जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है वो महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सबसे छोटा क्षेत्रफल का मतलब सबसे छोटा तो है ही, इसके साथ साथ याद रखिएगा ये ऐसा है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ठीक है, एकमात्र ऐसा जो है आपका देखो ये महाद्वीप है। यूरोप क्या है, तो यूरोप का याद रखना है, यह देखो सबसे नगरीकृत महाद्वीप है, सबसे अच्छा बसा हुआ महाद्वीप यही है। और एशिया क्या है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला ऑस्ट्रेलिया है। तो उसी प्रकार याद रखिएगा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और सबसे ज्यादा जनसंख्या दोनों में एशिया है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पूछे, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पूछे आपसे या फिर सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछे, ठीक है, दोनों में एशिया होगा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला हुआ है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, वेलेस्ली को या फिर लॉर्ड कैनिंग को। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय निम्न में से किसको प्राप्त है। यह काम किसने किया था, तो यह काम देखो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, ये गवर्नर जनरल था सती प्रथा का अंत करने में और ठगी को समाप्त करने में। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि एक और चीज आपसे, जैसे में हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अगर यही पूछ दिया जाए कि किस भारतीय ने किया था सती प्रथा का अंत, तो याद रखिएगा वो थे देखो राजा राम मोहन राय। सती प्रथा अंत और बाल विवाह, ठीक है, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया गया है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को या फिर भारत के प्रधानमंत्री को। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र जो है किसको संबोधित करेंगे, तो वह अपना त्यागपत्र देखिए संबोधित करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं और जीके का अंतिम सवाल है, ठीक है, याद रखना यह जो है आपका जीके का अंतिम सवाल है। क्या पूछा है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोहत्से या फिर मकालू। कौन सा जो है देखो सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए बिल्कुल सही जवाब सब लोग को यहाँ पर करना है और बताना। इसी के साथ देखो आपके जो है जीके के 10 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा फिजिक्स का 5 सवाल रहेगा आगे। चलिए कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, तो सबको का बिल्कुल सही जवाब है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। कंचनजंगा याद रखना भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट हो जाता है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। यहां से जो आपका देखो फिजिक्स रहेगा, ये दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। ये नर्सिंग असिस्टेंट में आ रखा है, नर्सिंग असिस्टेंट का 2020 का पेपर में। चलो जल्दी सबको करना और बताना। रबर, गीली मिट्टी, स्टील, अगला है देखो प्लास्टिक। निम्न में से कौन जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, निम्न में से कौन जो है मोस्ट इलास्टिक है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो इनमें से जो मोस्ट इलास्टिक है, जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, यह देखो आपका स्टील होता है, ठीक है। जो स्टील है ये सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, जो स्टील है यह देखो मोस्ट इलास्टिक है, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला सवाल देखो आपको क्या मिला है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। तो इसका कारण है देखो कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ठीक है, डी वालों का जवाब सही होगा, डी वालों का आंसर जो है यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या देखो दिया हुआ है। अगला सवाल मिला है आपको यहाँ पर कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का, आर्किमिडीज का, आइंस्टीन का या फिर गैलीलियो का। कोई भी पिंड तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसने कहा? यह किसके द्वारा कहा गया? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर सब लोग को यहाँ पर करना है और बताना है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कि कोई इस पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। ये किसने बोला था? तो यह देखो बोला था न्यूटन ने। और किस नियम के अनुसार? तो न्यूटन का पहला नियम के अनुसार। ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगला सवाल मिला है कि सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सागरीय तरंगों को, ज्वारीय भाटों को, भूकंपीय तरंगों को, डी में है इनमें से कोई नहीं। जो सिस्मोग्राफ है यह निम्न में से किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब सब लोग को यहाँ पर करना और बताना है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग जो है निम्न में से किसको मापने में करते हैं? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है देखिए आपका किसको मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है मापते हैं देखो भूकंपीय तरंगों को। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन सी, भूकंपीय तरंगों को। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि किस वायुमंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। अगला है देखो मध्य मंडल। वह कौन सा वायुमंडलीय परत है जिसको देखो मौसमी परिवर्तन की छत बोलते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए ट्रोपोस्फेयर इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। तो वह वायुमंडलीय परत जिसको मौसमी परिवर्तन का छत बोलते हैं वह है देखो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में। बी वाले सही होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका फिजिक्स कंप्लीट हो गया है। अब जो है देखो यहाँ पे बायोलॉजी का 15 सवाल रहेगा। ठीक है, क्या रहा देखो तो जीके का 10 सवाल हो गया। इसके बाद जो है देखो आपका फिजिक्स का भी 5 सवाल हो गया। अब जो है हम लोग जो है बायोलॉजी के 15 सवालों को करेंगे। क्या है देखो कि पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। डज जॉन्डिस अफेक्ट द डिजीज? अग्नाशय को, अमाशय को, यकृत को या फिर छोटी आंत को? सही जवाब क्या होगा? पीलिया से जो है क्या दुष्प्रभावित होता है? पीलिया बीमारी से शरीर का कौन सा अंग जो है उस पर असर पड़ता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से करोगे और सबको बताओगे। सभी लोगों का जवाब जो है बिल्कुल सही आना चाहिए। तो पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है? तो पीलिया के कारण जो खराब होता है वो है देखो यकृत। ठीक है, पीलिया किसको दुष्प्रभावित करता है? तो यकृत को करता है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव अस्थि का मुख्य तत्व है। व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बोन? कैल्शियम, फास्फोरस, आयन या फिर जिंक? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर करना और बताना। ये सवाल देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इसमें बहुत बार बच्चों ने गलत किया है। ये नर्सिंग असिस्टेंट का पूछा हुआ सवाल है। 28 फरवरी 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें आया था। चलिए जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे और करेंगे। मानव अस्थि का मुख्य तत्व कौन सा है? तो देखो जो मानव अस्थि है इसका जो मुख्य तत्व है ये याद रखिएगा ऑप्शन बी फास्फोरस होता है। अब बहुत लोग इसमें बोलोगे कि सर ये तो कैल्शियम होता है क्योंकि मानव अस्थि कैल्शियम से बनता है। पर देखो कैल्शियम से केवल मनुष्य के हड्डी को मजबूती मिलती है। अगर पूछेगा कि मजबूती किससे मिलता है तब कैल्शियम से, लेकिन जो मुख्य रूप से मौजूद होता है उसमें वो देखो फास्फोरस होता है। ठीक है, तो बी वाले सही है। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या मिला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है देखो सल्फर डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना जो है क्यों हानिकारक है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर सबको ही करना और बताना। जो रात्रि है, रात में पेड़ के नीचे सोना क्यों हानिकारक होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो रात्रि में पेड़ के नीचे सोना जो है यह देखो हानिकारक है क्योंकि जो पेड़ है वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सी वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल है यहाँ पर देखो ये दिया गया है कि सनशाइन विटामिन है। सनशाइन इज अ विटामिन। चलिए बिल्कुल सही जवाब सबको ही करेंगे और बताएंगे। निम्न में से सनशाइन विटामिन किसको बोलते हैं? सनशाइन विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर करना और बताना सबको ही। सनशाइन विटामिन के नाम से किसको जानते हैं? तो सनशाइन विटामिन देखो बोलते हैं विटामिन डी को। सी वालों का जवाब सही है, सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या मिला है यहाँ पर। अगला सवाल दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, डी में है नन ऑफ दिज। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है ये है देखो आपकी तंत्रिका कोशिका। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलिए चलते अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपको मिला हुआ है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? सेब, आम, आंवला या फिर दूध? निम्न में से जो है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत याद रखोगे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अनुसार ऑप्शन सी आंवला होगा। ठीक है, और यही अगर यहाँ पर आपको विटामिन ए का पूछा जाएगा तो विटामिन ए में याद रखना है देखो गाजर होता है। ठीक है, चलिए चलते अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ऑन्कोलॉजी? पक्षियों का, कैंसर का, स्तनपायी का या फिर भूमि का? जो ऑन्कोलॉजी है ये किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी में जो है देखो किसका अध्ययन करते हैं? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर देने की कोशिश करेंगे और सबको बताएंगे। ऑन्कोलॉजी में जो है देखो किसका अध्ययन करते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो ऑन्कोलॉजी में जो है देखिए अध्ययन किया जाता है कैंसर का। जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, कैंसर। ऑन्कोलॉजी में जो है कैंसर के बारे में पढ़ा जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? चूहा, मच्छर, झिंगुर या फिर खरगोश? जो जीका वायरस है ये मनुष्यों में किसके द्वारा पहुंचता है? जो जीका वायरस है ये किसके द्वारा जो है मनुष्यों तक पहुंचता है? किसके काटने के कारण जो है मनुष्यों में होता है? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर सबको करना और बताना है यहाँ पर। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्यों तक पहुंचता है? तो यह देखो मच्छर के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, बी वाले सही है। जितना भी लोग का जवाब ऑप्शन बी आया मच्छर, बिल्कुल सही किए, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? विसूचिका से, आंत ज्वर से, चेचक से या फिर लकवा से? जो एडवर्ड जेनर हैं ये निम्न में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? जो एडवर्ड जेनर हैं इनका संबंध निम्न में से किस रोग के साथ है? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। एडवर्ड जेनर जो है किस रोग के साथ संबंधित हैं? तो एडवर्ड जेनर याद रखिएगा इन्होंने जो है देखो चेचक का टीका खोजा था। ठीक है, याद रखोगे, पूछेगा कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने बनाया? तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका जो है एडवर्ड जेनर ने बनाया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है यहाँ पर आपको देखो क्या दिया गया है कि मीना माता रोग किस कारण से होता है? व्हाट कॉजेज मीना माता डिजीज? सही जवाब क्या होगा? जो मीना माता रोग है यह किसके कारण होता है? जो मीना माता डिजीज है यह निम्न में से किसकी वजह से होता है? सही आंसर क्या है? तो जो मीना माता रोग है याद रखनी है, यह देखो पारा की वजह से होता है, यह जो है मरकरी की वजह से होता है। ए वाले सही हैं, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि जीवाणु की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? फ्लेमिंग, लिम्बल, टेमिन, ल्यूवेनहॉक? सही जवाब क्या होगा? जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? जीवाणु का खोज जो है किसने किया है? चलिए बिल्कुल सही, सब लोग का जवाब यहाँ पर आना चाहिए। जीवाणु का खोज किसने किया? जीवाणु का खोज किसके द्वारा किया गया? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर सबको देना और बताना। तो जीवाणु का खोज देखो किया है ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया है, डी वाले सही होंगे। इसके साथ साथ सबको नोट करो विषाणु का खोज, ये पूछा है नर्सिंग असिस्टेंट में, तो विषाणु का खोज याद रखिएगा इवानोस्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसने किया है विषाणु का खोज? तो इवानोस्की ने किया है, सबको ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा कि आपसे जो है यहाँ पर पूछा जाता है कि वर्गीकी का पितामह कौन है? ठीक है, ये आया हुआ सवाल है, वर्गीकी का पितामह आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये होते हैं देखो कैरोलस लिनियस। ठीक है, ये आया हुआ सवाल है नर्सिंग असिस्टेंट में ही, कैरोलस लिनियस लिखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैरोलस लिनियस बोला जाता है, याद करोगे। पूछा हुआ सवाल है वर्गीकी का पितामह, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस। ठीक है, ये आया हुआ सवाल है नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर में। चलो जी अगला सवाल देखो क्या दिया है यहाँ पर
कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन फुट बोन? टिबिया, यूमेरस, फीमर, फिबुला। सही जवाब क्या होगा? निम्न में से कौन जो है देखो मानव के पैर की हड्डी नहीं है? निम्न में से क्या जो है मनुष्य के पैर की हड्डी नहीं होती है? चलिए, बिल्कुल सही जवाब सब लोग को देना और बताना है। मनुष्य के पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? तो मनुष्य के पैर की हड्डी जो नहीं है वह देखो है यूमेरस। ठीक है, यूमेरस कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में, हाथ में पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। फीमर क्या है? तो फीमर याद रखना, ये सबसे मजबूत हड्डी। ठीक है, नोट रखेंगे, सबसे मजबूत हड्डी है फीमर। ये सब लोग को ध्यान में रखना है। कहां पर पाई जाती है? तो मनुष्य के जांघ में पाई जाती है। हो गया, चलो बढ़ते अगला सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि मनुष्य के शरीर के अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी? फेफड़ा, यकृत, गुर्दा, पेट। मनुष्य के शरीर के किस अंग को जो है देखो रासायनिक कारखाना बोलते हैं? मनुष्य का शरीर का वह कौन सा अंग है जो कि रासायनिक कारखाना कहलाता है? तो मनुष्य के शरीर का वह अंग जो रासायनिक कारखाना कहलाता है ये है देखो यकृत। बी वाले सही है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या मिला है आपको यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया या फिर आंत। पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? सही जवाब क्या होगा? निम्न में से जो है देखो आपका क्या ऐसा है जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही सब लोग करना और बताना। तो जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है यह देखो कॉर्निया होगा। सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, ये आंख का भाग है। ठीक है, चलिए अब जो है आपका बायोलॉजी का अंतिम सवाल है। इसके बाद जो है आपका केमिस्ट्री का 15 सवाल रहेगा और मैथ का 5 सवाल रहेगा। क्या सवाल है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? वेयर इज द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड? यकृत में, गला में, कांख में, डी में है, इनमें से कोई नहीं। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? सही जवाब क्या होगा? तो थायराइड ग्रंथि याद रखनी है, जो थायराइड ग्रंथि है यह देखो गला में पाई जाती है, नेक में पाई जाती है। हो गया सबका? चलिए अब जो है यहाँ से आपका केमिस्ट्री का शुरुआत हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जो आपका केमिस्ट्री का 15 सवाल रहेगा। देखो जीके का जो है 10 सवाल हो गया, फिजिक्स का भी 5 सवाल हो गया और जो है बायोलॉजी का 15 सवाल हो चुका है। अब जो है केमिस्ट्री का 15 सवाल करेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है कि पारा का निष्कर्षण किया जाता है? हाउ इज मरकरी एक्सट्रैक्टेड? पारा का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? जो पारा है इसका निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? चलिए जल्दी से सब लोग को जवाब देना है और यहाँ पर जो है अपना अपना आंसर करना है। पारा का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? तो पारा का जो निष्कर्षण है यह देखो होता है सिनेबार से। सिनेबार के द्वारा जो है पारा का निष्कर्षण करा जाता है। हो गया सबका? चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? लोहा, निकेल, तांबा, सीसा। सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सबको अपना अपना आंसर करेंगे और बताएंगे। सोना को कठोर बनाने में जो है निम्न में से क्या मिलाते हैं? सोना को कठोर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोना को कठोर बनाने में जो है देखो तांबा का प्रयोग करते हैं। सी वाले सही होंगे, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सोना को कठोर बनाने के लिए देखो उसमें तांबा मिलाते हैं। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला है कि निम्न में से कौन सी धातु एक द्रव है? कैल्शियम, फिर उसके बाद पारा, सोडियम और आगे दिया हुआ है देखो एमिन। सही जवाब क्या होगा? निम्न में से वह कौन सी धातु है जो कि द्रव होती है, जो कि आपकी देखो द्रव अवस्था में पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर सब लोग को करना है और बताना है। तो वह धातु देखो जो द्रव अवस्था में पाया जाता है उसका सूत्र है Hg। Hg का मतलब होता है देखो पारा। ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? व्हाट डज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन? आवृत्ति, तीव्रता, वेग या फिर आयाम? जो ध्वनि का तारत्व है ये किस पर निर्भर करता है? जो ध्वनि का तारत्व है ये किस पर डिपेंडेंट है? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सभी लोग को आंसर करना और बताना है। जो ध्वनि का तारत्व है ये किस पर डिपेंड करता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो जो ध्वनि का तारत्व है यह देखो आपका डिपेंड करता है ध्वनि की आवृत्ति पे। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ए वाले सही होंगे, ए वालों का आंसर जो है यहाँ पे सही है।
चलो अगला सवाल आपके सामने है, देखो यहाँ पर कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। अम्ल, भस्म, लवण, डी में है इनमें से कोई नहीं। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कौन करता है? इस सवाल का सही आंसर क्या है, जल्दी से सबको जवाब देना और बताना। रेड लिटमस पेपर को ब्लू कौन करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? सही जवाब क्या है? तो लाल लिटमस पत्र को जो नीला करता है यह देखो अम्ल है, ठीक है। अम्ल के द्वारा जो है लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, ठीक है। सब लोग को ध्यान में रखनी है। चलो यहां पर एक चीज याद रखेंगे, जो सही जवाब है आपका, देखो लाल लिटमस पत्र को नीला पूछा है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला भस्म करता है, ठीक है। बी वाले सही होंगे। और अम्ल जो है ये देखो नीला को लाल करता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये आपके पास मिस्टेक हुआ था, नोट कर लेंगे। अम्ल जो है वो नीला को लाल करता है और लाल को नीला भस्म करता है, ठीक है। मतलब कि इसको क्षार बोलते हैं, भस्म का मतलब याद रखना क्षार बोला जाता है, बेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि रक्त का पीएच मान है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। रक्त का पीएच मान कितना होता है, जो खून है, खून का पीएच मान कितना होता है मानव रक्त का? चलिए जल्दी से सब लोग को जवाब देना है और बताना है रक्त का पीएच वैल्यू कितना है। तो रक्त का जो पीएच वैल्यू है यह देखो 7.4 होता है। सी वाले सही होंगे, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जो रॉकेट है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो रॉकेट है यह देखो किस सिद्धांत पर बना हुआ है? सही जवाब क्या होगा, जो रॉकेट है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट है यह देखो आपका कार्य करता है न्यूटन का तृतीय नियम पे। ए वाले सही है, ए वालों का जवाब यहां पर सही होगा, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। देखो स्टेनलेस स्टील जिस प्रकार एक मिश्र धातु है उसी प्रकार वायु क्या है? सही जवाब क्या होगा? देखो जिस प्रकार स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है उसी प्रकार वायु जो है यह देखो एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या मिला है यहाँ पर। अगला सवाल दिया हुआ है कि किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, विच एलिमेंट हैज द मोस्ट आइसोटोप्स। यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम। वह कौन सा तत्व है जिसके सर्वाधिक समस्थानिक हैं, वह कौन सा तत्व है जिसके सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो वह तत्व देखो जिसके सर्वाधिक समस्थानिक है वह तत्व है देखिए आपका पोलोनियम। पोलोनियम के जो है देखो सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, तो हाइड्रोजन के याद रखना कुल 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। चलो चलेंगे अगला सवाल पर। अगला सवाल देखो यहाँ पे 40 नंबर सवाल आपके सामने है कि तड़ित चालक आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग ड्राइवर। ग्राहम बेल ने, लॉर्ड लिस्टर ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, डी में है देखो आइंस्टीन ने। किसके द्वारा जो है तड़ित चालक बनाया गया? जो तड़ित चालक है इसका आविष्कार किसने किया? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर करना और सबको बताना। तड़ित चालक का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया है? तो यह देखो किया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। सी वाले सही होंगे, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या है यहाँ पर। अगला सवाल आपको मिला हुआ है, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, हथौड़ा से पीट कर, गर्म कर, उपयुक्त दोनों। डी में है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? किसी भी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कैसे कर सकते हैं, इस सवाल का सही आंसर क्या है? चलिए जल्दी से जवाब सबको दीजिएगा और बताइएगा किसी भी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कैसे कर सकते हैं। तो जो ये है देखो उपयुक्त दोनों होता है, ठीक है। हथौड़ा से पीट कर भी और गर्म करके भी, हो गया। चलो चलेंगे अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया हुआ है। अगला सवाल मिला है कि एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ताप ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, या फिर रासायनिक ऊर्जा को, या फिर प्रकाश ऊर्जा को। एक बैटरी जो है यह कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? सही जवाब क्या होगा? तो देखिए एक जो बैटरी होती है यह आपकी रासायनिक ऊर्जा को जो है देखो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सी वालों का जवाब सही है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखो यहाँ पे मिला हुआ है। अगला सवाल है आपका कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं, आयन, निकेल, एमओ, पीटी। जब तेलों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो उसमें प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? जब तेलों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो उसमें किस उत्प्रेरक का जो है प्रयोग किया जाता है? होता है देखिए आपका ऑप्शन बी निकेल। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन बी निकेल, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे।
अगला सवाल देखो क्या मिला है यहाँ पर। अगला सवाल है कि भस्मों का स्वाद होता है, डज इट टेस्ट लाइक भस्म, मतलब कि बेस। चलिए पूछा हुआ है कि भस्म का स्वाद कैसा होता है, बेस का जो है टेस्ट कैसा होता है, खारा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, स्वादहीन होता है। भस्मों का जो स्वाद है ये कैसा होता है। हमें जितने भी लोग 26 फरवरी को नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, जो कि देखो आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए स्पेशल है। अभी आपका इसमें जो है आपका देखो 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3200 प्लस जीके एंड जीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये किताब जो है देखो 2023 में पूरा का पूरा आपका जो 26 फरवरी को एग्जाम होने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट का यहीं से आएगा। इसमें जो है देखो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, जो भी पिछले 10 साल में नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम में पूछा गया है वो सारा का सारा सवाल है। और इसके साथ साथ जो है देखो आपका पिछले 10 साल में जो भी टॉपिक से सवाल है वो सब है, और उसके एक्स्ट्रा भी सवाल हैं जो कि आपके इस साल आ सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपके 3200 प्लस क्वेश्चन है, पूरा का पूरा साइंस है जो भी नर्सिंग असिस्टेंट में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और पूरा का पूरा जो है देखो आपका जीके है। फिजिक्स के 500 प्लस सवाल हैं, केमिस्ट्री के 500 प्लस सवाल हैं, और बायोलॉजी के भी 500 से 600 सवाल हैं, और बाकी नोट पॉइंट दिए हुए हैं। या जो ई बुक है ये ई बुक देखो आपको मिलेगा मात्र 90 रुपये में, केवल 90 रुपीज़ में आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है आपको देखो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, फिर जो है ये ई बुक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सब चाहते हो कि 26 फरवरी का नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा आपसे निकले तो जल्दी से इस ई बुक को बाई कर लो। ये ई बुक आपको 100% नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन जरूर दिलवाएगा। याद रखिएगा केवल 90 रुपये में आपको मिल रहा है। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है, और ये आपको तुरंत जो है सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्मेट में। ये ई बुक आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा 26 फरवरी के नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। अगर नर्सिंग असिस्टेंट सिलेक्शन चाहते हो तो इस ई बुक को सभी लोग बाई जरूर कर लेना। तो भस्मों का जो स्वाद है बेसिस का, यह देखो खारा होता है, यह जो है सलाइन होता है। अच्छा, खट्टा किसका स्वाद होता है, तो खट्टा याद रखिएगा अम्ल का स्वाद होता है, एसिड का स्वाद होता है, ठीक है। और स्वादहीन किसका होता है, तो स्वादहीन होता है देखो उदासीन विलयन का, न्यूट्रल सॉल्यूशन का, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अंतिम सवाल है आपका केमिस्ट्री का, 45 नंबर सवाल है। इसके बाद आपके 5 सवाल मैथ के रहेंगे। एलपीजी में कौन सी गैस प्रमुख रूप से होती है, चलो जल्दी से आंसर करना है। देखो जीके का 10 सवाल हो गया, फिजिक्स का 5 सवाल हो गया, इसके बाद आपके बायोलॉजी के 15 सवाल हो गए, और यहाँ पर केमिस्ट्री का भी 15 सवाल हो गया। अब बस 5 सवाल मैथ का बचा हुआ है, उसको जो हम लोग अब कर लेंगे, ठीक है। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, तो एलपीजी में याद रखना है देखो ब्यूटेन गैस जो है मुख्य रूप से होती है, ठीक है। सब लोग का क्लियर है, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है पर मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका 5 मैथ का सवाल रहेगा। क्या देखो दिया हुआ है 1/16 है, और अब इसका पावर है देखो माइनस में 5/4, ठीक है। ये चीज लिखा हुआ है। एक चीज आप सब जानते हैं कि जब भी किसी का पावर माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर का जो संख्या है वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे भी 1/16 था तो ये मानो 16/1 हो जाएगा, तो नीचे 1 नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर ये सेम रहेगा, जो पावर है वो सेम रहेगा 5/4, ठीक है। तो जो 16 है ये देखो 2 का पावर 4 होता है, 2 टू दी पावर 4 करोगे तो 16 आएगा, और गुना में हो गया देखो 5/4। ये देखो 4 से 4 कट गया, अब कितना आया, तो 2 का पावर 5 है, ठीक है। यहाँ पे देखो मानो हमने लिख दिया 2 का पावर 5। अब 2 का पावर 5 करो कितना होगा, तो यह देखो 32 होगा। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन ए 32 32, ठीक है। ए वालों का आंसर यहाँ पर परफेक्ट आया है, बहुत बढ़िया, ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि 5 संख्या का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 हो जाती है, निकाली गई संख्या कौन सी है, ये चीज पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो लिख लेंगे हम लोग कि 5 संख्या का कुल औसत, ठीक है। तो मतलब कि 5 गुना 18, तो 18 पचे कितना हो गया, देखो 90 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला कि एक संख्या निकाल देने पर, मतलब कि अब 4 संख्या हो गया, तो अब निकाल लेंगे देखो 4 संख्या का कुल औसत, तो 4 और औसत 16 हो जाता है, तो 4 गुना 16 मतलब कि 16 चौक 64 होता है, ठीक है। यहां तक आ गए। क्या बोला, निकाली गई संख्या कौन सी है, तो 5 वाले में से 4 वाले को घटा दो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, मतलब कि 90 माइनस 64 कितना आएगा, तो ये देखो आएगा 26। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन बी 26, 26 बी वाले सही है। जितना भी लोग का जवाब ऑप्शन बी को गया है बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बी वाले परफेक्ट किए हो, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या मिला है यहाँ पे। अगला सवाल जो है आपको देखो दिया हुआ है
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका कि यदि 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सके तो इसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। ठीक है, ये चीज दिया गया है। एक फॉर्मूला होता है देखो m1 इंटू d1 इक्वल टू में m2 इंटू d2, ये सूत्र होता है। ठीक है, क्या बोला है कि 9 आदमी, तो पहला वाला m1 यहाँ पे दिया हुआ है 9 आदमी, और किसी कार्य को 16 दिन में, तो d1 दिन यहाँ पे दिया हुआ है पहला 16 हो गया, समाप्त कर सकते हैं। तो यहां तक हो गया आपका। अब आगे m2 d2 हो जाएगा। इस कार्य को 24 दिन में, मतलब कि दिन दिया है ये 24 हो गया, कितने आदमी समाप्त करेंगे, मतलब कि हमको जो है m2 निकालना है। ठीक है, चलिए अब इसको जो है कट कर लेंगे जल्दी से। तो अब यहां पर क्या हो गया देखो, m2 बराबर जब करोगे तो ये इधर रहेगा 9 गुना 16, तो यही रहेगा, और नीचे आ जाएगा देखो बटा में 24। ठीक है, चलिए जल्दी से सबको यहाँ पर करते चलेंगे। ये यहाँ पर आ गए, और बाई में हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 24। चलो इसको यहाँ से हटा लेते हैं। तो m2 बराबर हो गया देखो 9 गुना 16 और बटा में 24। ठीक है, कट करो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से काटोगे तो 3 तियाई 9 आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, तो ये देखो हो गया 3 इंटू 2, 3 गुना 2 करोगे तो आएगा 6। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डी वाले सही है। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है आपको देखो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 5:7 तथा c अनुपात d बराबर 8:9 हो तो a अनुपात d का मान आपको निकालना है। अच्छा, a अनुपात b का मतलब हुआ a बटा b बराबर में 3/4। ठीक है, b अनुपात c का मतलब हुआ b बटा c बराबर में 5/7, और c अनुपात d का मतलब हुआ देखो 8/9। ठीक है, इनको क्या करो, आपस में गुना कर दो। सबसे पहले सिंपल इनको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे आपस में, मतलब कि a बाई बी इंटू में b बाई सी और इंटू में c बाई डी। ठीक है, इधर कर लेते हैं। ये हो गया देखो 3/4 a बाई बी, फिर b बाई सी, b बटा सी हो गया देखो 5/7, और फिर गुना में आ गया देखो c बाई डी, मतलब कि हो गया 8/9। ठीक है, यहाँ पे 4 से जो 8 है देखो 2 बार में कटेगा। ठीक है, 3 से जो 9 है यह देखो 3 बार में कटेगा। तो अब यहाँ पे देखो b से b कट गया, c से c कट गया, तो ये क्या बचा है यहाँ पर a बटा डी, और फिर बराबर में 5 दूनी 10 और 7 21 हो गया यहाँ तक। अब मतलब कि a रेशियो d का मान कितना आया, तो ये आया देखो 10:21। जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो हो गया यहाँ पर। अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है मैथ का। ठीक है, 50 नंबर सवाल है आपका। क्या देखो दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में रुपए 4500 का मिश्रधन 5400 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एसआई निकाल लो। ये यहाँ पर मिश्रधन दिया हुआ है 5400 और ये 4500 मूलधन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे देखो 5400 माइनस 4500 कितना आया, तो ये हो गया 900। ब्याज कितना का है, 900 का है। ठीक है, ब्याज जा रहा है 900 का, एसआई हो गया यहाँ पे आपका 900। अब देखो आपको टी दिया हुआ है 3 वर्ष, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सिंपल सा, देखो यहाँ पर बोला है किस वार्षिक दर से, मतलब कि आर, आर बराबर देखो होता है 100 इंटू एस आई, और बाई में होता है देखो आपका पी गुना टी। ठीक है, तो ये हो गया देखो 100 गुना में एसआई आपका कितना निकाला है आप लोगों ने, 900 निकाला है। ठीक है, 100 गुना 900 हो गया। पी कितना था, पी देखो ये 4500 वाला था, तो पी हो गया यहाँ पर 4500 और गुना में टी था 3। ठीक है, अब यहाँ से कट करके आगे आप लोग बताना, ये आपके लिए अब यहाँ से होमवर्क है। इसका जवाब अब आप लोग दीजिएगा कि कितना आएगा, ये यहाँ से आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब आगे आप लोग को बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बस कट कर लेना, 900 गुना 100 है, 4500 गुना 3 है, कट हो जाएगा, जवाब मिल जाएगा। आप लोग को कट करके जवाब बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ आज के क्लास को एंड करते हैं। जरूर बताना कि 50 में से कितने सवाल को सही किए हो।